गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के सुपर संडे कला मैराथन के कला के आज के इस सीरीज में। तो साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं ये बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि एक भी प्रश्न आज का मिस मत करिएगा। अगर आपने पूरे वीडियो में से एक भी प्रश्न मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने बेहतरीन प्रश्नों के चांस को खो दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक प्रश्न को देखिएगा कि मैंने किस तरह से इसको सजोया है, बनाया है और हर एंगल से लेके बनाया है अपने प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन अगर नए हैं तो, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। तो सुपर संडे मैराथन सीरीज शुरू करने से पहले विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है सुरक्षित रखें, पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऑक्सीजन जो है बना रहे और हमें किसी तरह का कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के दिन ज़रूर एक पेड़ लगाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे, और थंबनेल भी मेरा वही है, आपको देख ही रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपर संडे मैराथन सीरीज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं साथियों। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? राव उमेश सिंह ने जिस चित्रशाला की स्थापना की उसे कौन से चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। राव उमेश सिंह, ठीक है, उन्होंने एक चित्रशाला की स्थापना की, उसे जिस चित्रशाला की उन्होंने स्थापना की उसे कौन से चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? यानी उस चित्रशाला को कौन से चित्रों का, यानी उस चित्रशाला में कौन से ऐसे चित्र हैं जिनको चित्रों का उस चित्रशाला को स्वर्ग कहा जाता है? तो प्रश्न आप समझ गए। तो ऑप्शन आपके हैं वास्तु चित्रों का, टेम्परा चित्रों का, भित्ति चित्रों का या तैल चित्रों का। किस तरह के चित्रों का उस चित्रशाला में आप कह लीजिए एक तरह से कलेक्शन रखा गया है जिसे चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजा उमेश सिंह ने जिस चित्रशाला की स्थापना की। सुपर संडे मैराथन सीरीज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आज के विश्व पर्यावरण दिवस स्पेशल पे आप हमेशा और पूरे वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान देके कमेंट्स करिएगा और केयरफुली करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसके उत्तर की शुरुआत करते हैं। और पहले प्रश्न के उत्तर की शुरुआत होती है तो इसका सही जवाब है सी, भित्ति चित्रों का। उमेश सिंह ने जिस चित्रशाला की स्थापना की उसमें चित्रों का जो स्वर्ग कहा जाता है वो भित्ति चित्रों को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न। किस शैली में खजूर का चित्रण अधिक किया गया है? खजूर आपको पता ही है, खजूर जो खाया जाता है, खजूर का चित्रण। तो खजूर फल की बात नहीं कर रहा है, खजूर पेड़ की बात कर रहा है। किस शैली में खजूर का चित्रण अधिक किया गया है? नागौर शैली में, बूंदी शैली में, बीकानेर शैली में या कांगड़ा शैली में? तो यह है आपका दूसरा प्रश्न। आप देख रहे हैं साथियों सुपर संडे स्पेशल सीरीज मैराथन का, जिसमें आपको 30 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी और वो भी एकदम एक से एक लाजवाब। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो खजूर का चित्रण अधिक किया गया किस शैली में? यह है आपका दूसरा प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, बूंदी शैली में। किस शैली में? बूंदी शैली में साथियों खजूर के चित्रण अधिक किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आराम से और रिलैक्स होकर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आराम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तीसरे प्रश्न का कहना है किस शैली में महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है? महिलाएं भी पशुओं का शिकार कर रही हैं, वो किस शैली में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। बूंदी शैली में, कांगड़ा शैली में, जयपुर शैली में या कोटा शैली में? प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स जो मैंने कल देखा था लेकिन उस पर जिक्र कल नहीं किया वीडियो पे, एक कमेंट्स था, एक हमारे फीमेल ही हैं वो, और उन्होंने कहा था कि सर, मैंने पूछा था कि भाई आप लोगों ने जो है क्वेश्चन को क्यों कम देखा परसों वाले वीडियो के, तो कमेंट्स था उनका कि सर आपके क्वेश्चन इतने हार्ड थे कि जो है
देखने की इच्छा नहीं की। अब ये सोचिए आप, अगर आपको क्वेश्चन थोड़े से हार्ड मिल जाएं और आप अपनी इच्छा को हटा दें देखने की, तो फिर क्या फ़ायदा आपको तैयारी करने से। हमेशा आप आसान चीज़ों को ही पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वही आसान चीज़ें हमेशा आपकी कला में आएंगी। अब जो कला की कंपटीशन हो गई है काफ़ी टफ हो गई है मित्रों, और टफ का मतलब ये हुआ कि आपके साथ कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीटर हैं, काफ़ी संख्या में अब कला में इंटरेस्टेड हो गए हैं। इसलिए आपको अब प्रश्न जो पूछे जाएंगे एक से एक मझे हुए पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्रश्नों को जो हार्ड बनाता हूँ उसको तो बेहतरीन एकदम स्पेशली देखा करिए। तो तीसरा प्रश्न जो है इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा शैली में। ठीक है, महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। और चौथे प्रश्न का क्या कहना है, सुपर संडे मैराथन सीरीज में आप देख रहे हैं प्रश्नों की 30 सीरीज बेहतरीन, जिसमें चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए किस शैली के चित्रकारों ने तैयार की। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, एक प्रति। देखिएगा, रज्मनामा की एक प्रति अकबर के लिए किस शैली के चित्रकारों ने तैयार की थी। यानी रज्मनामा की तो प्रतियां बनी हैं, लेकिन उसकी एक प्रति कहाँ के शैली के चित्रकारों ने भी तैयार की थी। ठीक है, चौथा प्रश्न है। तो सुपर संडे मैराथन सीरीज के 30 प्रश्नों की सीरीज है, और 30 प्रश्नों की सीरीज में एकदम आराम से और रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके, ठीक है, अपने प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा और घबराइएगा मत। इन प्रश्नों को मिस मत करिएगा, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, बस मैं यही आपसे कहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इस प्रश्नों को तैयार किया है। ठीक है, तो रज्मनामा की एक प्रति जो अकबर के लिए इसमें से एक शैली के चित्रकारों ने तैयार की, वो कौन सी शैली है, ढूढ़ाड़ शैली, अलवर शैली, कोटा शैली या नागौर शैली। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि कमेंट्स आपके फटाफट आने शुरू हो गए होंगे, और देखेंगे कि आज की सुपर संडे मैराथन सीरीज में किसका बेस्ट कितना होता है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ढूढ़ाड़ शैली। कौन सी शैली, ढूढ़ाड़ शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने अकबर के रज्मनामा की एक प्रति तैयार की थी। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। आपके सामने है पांचवा प्रश्न। साथियों, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए और केयरफुल उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। देखिएगा, मैंने पूछा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप, यानी कि ना ही विश्व का ना ही भारत का, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप किसे माना गया है इसमें से। ठीक है, नागार्जुन कोंडा का स्तूप, या नेलकोंडपल्ली का स्तूप, या अमरावती का स्तूप, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या पूछा मैंने, पांचवा प्रश्न, कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप इसमें से किसे माना गया है। ठीक है, मैं पहले भी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ना ही पूछा गया है विश्व का, ना ही पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा, ये पूछा गया है दक्षिण भारत का, यानी दक्षिण साउथ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा स्तूप इसमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए कमेंट्स करिए, फटाफट कमेंट्स करिए और देखिए कि आज की सीरीज आपके लिए कितनी अच्छी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो पांचवा प्रश्न, और पांचवें प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी, नेलकोंडपल्ली का स्तूप जो है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न का क्या कहना है, देखिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है आपसे, स्वर्ग में बुद्ध का उपदेश बुद्ध के कौन से दृश्यों में शामिल है। यानी ये जो है दृश्य है, स्वर्ग में बुद्ध जो है क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बुद्ध का उपदेश, ये बुद्ध के कौन से दृश्यों में शामिल है। ठीक है, जातक कथाओं के दृश्यों में शामिल है उनके, या महापरिनिर्वाण में शामिल है, या उनके जीवन के दृश्यों में शामिल है, या इन सभी दृश्यों में शामिल है स्वर्ग में बुद्ध का उपदेश। ठीक है, तो प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने प्रश्नों को आज छांटा है
उस तरह से आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है और मैं समझाते हुए चलूँगा जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको कन्फ्यूज करेगा। जैसे कि ये प्रश्न कह रहा है स्वर्ग में बुद्ध का उपदेश, ये बुद्ध के कौन से जो है दृश्यों पे आधारित है, मतलब कि मरण दृश्यों पे आधारित है या उनके जीवन के दृश्यों पे या उनकी जातक कथाओं पे, किस तरह के दृश्यों पे ये दृश्य चित्रित किए गए हैं, बनाए गए हैं स्वर्ग में बुद्ध का उपदेश। ठीक है, चाहे वो मूर्ति हो या शिल्प हो, जो भी हो, लेकिन सवाल यहाँ ये है दृश्यों में शामिल है। तो छठवां प्रश्न जो है उसका सही जवाब जो होगा उनके जीवन दृश्यों में। ठीक है, बुद्ध के जीवन दृश्यों में स्वर्ग में बुद्ध का उपदेश, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं शामिल है, जिसमें आपका डाकू अंगुलीमाल का जो है बना देना। उन्होंने डाकू अंगुलीमाल को, आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को डाकू से एक इंसान बना दिया, वो भी उन्हीं के दृश्यों में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न का जिक्र करेंगे। साथियों, सातवां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, और सातवें प्रश्न का कहना है सुंगों के शासनकाल में निर्मित सुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा है। ठीक है, यानी सुंगों के शासन, यानी सुंग का जब शासनकाल था तो उसमें निर्मित सुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र किसे माना गया। धर्मराज का स्तूप को माना गया, सांची स्तूप को माना गया, अमरावती का स्तूप माना गया, या भरहूत का स्तूप माना गया। ठीक है, यानी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जब सुंगों का शासनकाल चला था तो सुंगों ने जो है स्तूपों का जो निर्माण, यानी निर्मित सुंगकालीन मूर्तिकला, यानी सुंगों का जो मूर्तिकला का केंद्र रहा वो कौन सा स्तूप रहा, इसमें से दूसरा मुख्य केंद्र, पहला नहीं, दूसरा मुख्य केंद्र कौन सा रहा सुंगों के शासनकाल में निर्मित सुंगकालीन मूर्तिकला का केंद्र। ठीक है, यह है आपका सातवां प्रश्न। सुपर संडे मैराथन सीरीज में आप देख रहे हैं 30 प्रश्नों की सीरीज, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा साथियों, ताकि बाकी लोग भी देखें और इसकी परफॉर्मेंस वो देखें कि क्या उनको भी इस परफॉर्मेंस में कितना बेस्ट होते हैं। ठीक है, ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, जहाँ भी होंगे, ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। तो सातवां प्रश्न, और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा भरहूत स्तूप का। किसका? भरहूत का स्तूप। सुंगों के शासनकाल में निर्मित सुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र था भरहूत का स्तूप। आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा क्या कह रहा है। आठवें प्रश्न का कहना है साथियों, 7 रथ मंदिरों के समूह, यानी सप्तरथ समूह, आपको पता ही है 7 रथ मंदिरों के समूह को ही सप्तरथ समूह कहते हैं, के प्रथम समूह में प्रतिमाएं हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। 7 रथ मंदिरों के समूह जिसको सप्तरथ समूह कहते हैं, यानी 7, उसमें से जो पहला समूह है उसमें किस चीज़ की प्रतिमा बनी हुई है। समझ में आ गया? यानी 7 रथ समूह हैं, 1 2 3 4 5 7, ठीक है, इसी तरह से। और 7वें में जो प्रथम समूह है, उस प्रथम समूह में जो प्रतिमाएं बनी हैं वो कौन सी प्रतिमा है इसमें से? महेंद्र वर्मन और उनकी रानियों की प्रतिमाएं हैं उसमें प्रथम समूह में, सप्तरथ समूह में से पहले समूह में, या सोमस्कंद की प्रतिमा है, या नरसिंह की मूर्तियां हैं, या ये सभी हैं। ठीक है, समझ गए प्रश्न को कि 7 रथ मंदिरों के समूह को ही सप्तरथ कहते हैं, और काउंटिंग में 1 से लेकर 7 तक, लेकिन जो पहला समूह है उसमें किस चीज़ की प्रतिमा बनी हुई है। हमारा सवाल 8वां यही है। ठीक है, तो बेस्ट सीरीज है मैराथन, बहुत ही सुपर है। मैंने पहले ही आपसे कहा है एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, बता दे रहे हैं, तभी आपको आज के नए प्रश्नों का ज्ञान और अच्छे से होगा कि कैसे कैसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो 8वां प्रश्न और उसका सही जवाब होगा ए, महेंद्र वर्मन और उनकी रानियों की प्रतिमाएं, यानी सप्तरथ, यानी 7 रथ मंदिरों के समूह में जो पहला समूह है, प्रथम समूह है, उसमें प्रतिमा है महेंद्र वर्मन और उनकी रानियों की प्रतिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा साथियों, कमेंट्स करते रहिएगा फटाफट मेरे उत्तर से पहले। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, सुपर संडे मैराथन के एलिफेंटा की गुहा मंदिर लगभग कितने फुट वर्गाकार में है।
जो एलिफेंटा है उसकी जो गुहा मंदिर है लगभग कितने फुट वर्गाकार में है? ठीक है, 100 फुट वर्गाकार में है, 120 फुट वर्गाकार में है, 130 फुट वर्गाकार में है, या 150 फुट वर्गाकार में है। 9 नंबर प्रश्न। अभी आपको प्रश्नों में धीरे धीरे आगे चेंजिंग होता जाएगा। कुछ प्रश्न इस तरह से मिलेंगे, कुछ फिर राजस्थानी से मिलेंगे, आधुनिक से मिलेंगे। हर तरह के प्रश्न आज के सुपर संडे मैराथन में आपको बनाए गए हैं। पूरे 1-2 घंटे का फुर्सत लेके बनाया गया है, समझ लीजिए आपके लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरा फुल वॉच करिएगा वीडियो को और अच्छे से बिना मिस किए। तो एलिफेंटा की गुहा मंदिर लगभग कितने फुट वर्गाकार में है? ये है आपका 9 नंबर प्रश्न। और कमेंट्स उम्मीद है कि आपका फटाफट आ रहा होगा मेरे उत्तर से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो को लेके इंटरेस्टेड रहते हैं कि 8 बजे सर की वीडियो आती है। और आपके हिम्मत नहीं मुझे इतने जो है कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों को तैयार करने की हिम्मत देता है, क्योंकि आप लोग फुल वॉच करिएगा पूरा। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी 130। एलिफेंटा में गुहा मंदिर लगभग कितने फुट वर्गाकार में? लगभग, याद रखिएगा, कंफर्म नहीं कहा गया है, लगभग 130 फुट वर्गाकार में है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 नंबर प्रश्न का क्या कहना है साथियों? 10वें प्रश्न का कहना है किस कालीन कला में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया है? ध्यान से पढ़िएगा पहले प्रश्न को। किस कालीन कला में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया, यानी मानव के शरीर को प्रधान स्तर दिया गया, कौन सी कालीन काल में? ठीक है, कला नहीं काल है, सॉरी। ठीक है, किस कालीन काल में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया है? गांधार काल में दिया गया है, गुप्त काल में दिया गया है, शुंग काल में दिया गया है, या कुषाण काल में दिया गया है? प्रश्न सब कुछ आपके बुक में ही है। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं कहीं किसी और जगह से नहीं ये बना है, ना ही ये जनरेट हुआ है। आपके बुक के ही सभी ये क्वेश्चन हैं। और अगर आप उनको गहराइयों से और डीपली से सेल्फ स्टडी किए हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो मैराथन सीरीज सुपर संडे के आज के इस वीडियो में आप 10वें प्रश्न की तरफ हैं और प्रश्न का कहना है कि किस कालीन काल में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया? 10 नंबर प्रश्न का यही कहना है और इस प्रश्न का सही जवाब है गुप्त काल में। गुप्त काल में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 पे पहुंच चुके हैं। 30 प्रश्नों की सीरीज है, आप है 11वें प्रश्न पे। प्रश्न का कहना है किस गुफा के कलाकारों का प्रिय विषय छंद जातक की कथा है? ठीक है, या कह लीजिए कथा थी, क्योंकि बीत चुका है काफ़ी समय। ठीक है, तो किस गुफा के कलाकारों का प्रिय विषय छंद जातक कथा थी? कौन से गुफा के कलाकारों की? बादामी गुफा के कलाकारों की, जोगीमारा गुफा के कलाकारों का प्रिय विषय छंद जातक था, सिगरिया गुफा के कलाकारों की, या अजंता गुफा के कलाकारों की? तो चलिए फटाफट कमेंट्स करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एकदम दिल से लाइक करिएगा और दिल से साथियों शेयर करिएगा। याद रखिएगा, आपके शेयर से हमारी टीम बढ़ेगी। और ये जो आज के वीडियो जो धमाकेदार आपके पास जा रहे हैं, शेयर करिए किसी के पास और देखिए कि वो कितना फेस करता है इसमें से सही। जिसने भी बढ़िया तैयारी की हो उसके पास शेयर करिए ताकि उसे भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए, किस गुफा के कलाकारों का प्रिय विषय छंद जातक की कथा रहा, ये हमारा 11वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है अजंता गुफा के। किस गुफा के कलाकारों के? अजंता गुफा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों का बदलाव हर 2 स्टेप पे होता जा रहा है। कौन कलाकार अपने चित्रों में चमक के लिए मधुमक्खी के छत्तों से निकाला हुआ मोम पिघलाकर लगाते थे? ध्यान से समझिए, आधुनिक कला में आप एंट्री कर चुके हैं कुछ प्रश्नों में। इनमें से वो कौन से कलाकार हैं जो अपने चित्रों में चमक के लिए, यानी उनके चित्रों में चमक आ जाए इसके लिए मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ मोम पिघलाकर लगाते थे वो कलाकार?
ताकि उनके चित्रों में चमक आ जाए। और किस तरह के? तेल रंग, जो तेल रंग है ना, तेल रंग तकनीक, तो तेल रंग में ये काम किया करते थे। तेल रंग में मधुमक्खी के छत्तों का मोम पिघलाकर लगा डालते थे और फिर अपने चित्रों को पूरा करते थे उसकी चमक लाने के लिए। तो कौन से कलाकार थे? जी आर संतोष, तैयब मेहता, विकास भट्टाचार्य या समीर मंडल। ठीक है, तो यह है आपका प्रश्न संख्या 12। और आप, उम्मीद करता हूं कि कमेंट्स कर रहे होंगे फटाफट। आज के 30 प्रश्नों की मैराथन सीरीज में देखते हैं क्या है बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे सब्सक्राइबर साथियों का। मेल फीमेल जो भी हों, नए पुराने जो भी हों, जो डेली अपडेट हैं, वो ज़रूर जो है आज पूरे वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे और केयरफुली अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। हार्ड और आसान क्या होता है, आपको बस ये देखना है कि हमको अच्छा प्रश्न मिलना चाहिए और उससे हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का जो जिक्र किया गया है उसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा जी आर संतोष। कौन है? जी आर संतोष। ठीक है, गुलाम रसूल संतोष पूरा नाम उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे है और 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। एक बात और बता दूं कि इस 30 प्रश्नों में 30वां प्रश्न आपके लिए है, मैंने आपके लिए रखा है। 30 प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न संख्या 30 सवाल आपका है, आपको जवाब देना है कमेंट्स के माध्यम से। लेकिन पहले 13 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। कह रहा है प्रश्न, कालू और कोयल किस कलाकार द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पुस्तक का नाम है कालू और कोयल। लिखी गई पुस्तक किस कलाकार के द्वारा है ये पुस्तक? और दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, ये पुस्तक जो है कार्टून और बच्चों के कहानियों पर आधारित लिखी गई है ये, यानी कि उस कलाकार ने बच्चों से संबंधित कार्टून और कहानियाँ से संबंधित पुस्तकों को लिखा है। तो ये जो पुस्तक है कहानी की पुस्तक है कालू और कोयल, किस कलाकार द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? अरपर्णा कौर, मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी या अंजू डोडिया। यानी एक फीमेल कलाकार है वो, जिन्होंने ये कहानी लिखी है कालू और कोयल। एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक कलाकार भी हैं वो। ठीक है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का यही पूछना है और प्रश्न संख्या 13 का जवाब कमेंट्स के माध्यम से आ रहा होगा फटाफट, मुझे उम्मीद है मेरे उत्तर से पहले। और इसका सही जवाब है मीरा मुखर्जी। किसने लिखा? मीरा मुखर्जी ने लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा क्या कह रहा है साथियों। 14 नंबर प्रश्न का कहना है कि किस मूर्तिकार ने अपने 4 धातु की मूर्तियों को फाइन आर्ट इमारत के लिए बनाया? अपने 4 धातु की मूर्तियों को किसके लिए बनाया? फाइन आर्ट इमारत के लिए बनाया एक मूर्तिकार ने। उस मूर्तिकार का नाम क्या है? विवान सुंदरम, बलबीर सिंह कट, धनराज भगत या सतीश गुजराल। चलिए मेरे सब्सक्राइबर साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज की जो है स्पेशल क्लास भी है जो आपको याद रहेगी, और इसीलिए आज कलर को बदल के जो है उसी कलर में लिया गया है प्रश्न को, ताकि विश्व पर्यावरण दिवस पे ग्रीन हम लोग रहें और अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन करते रहें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो चलिए बताइए कि किस मूर्तिकार ने 4 धातु की मूर्तियों को फाइन आर्ट इमारत के लिए बनाया? ये 14 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, बलबीर सिंह कट ने। किसने? बलबीर सिंह कट, एक मूर्तिकार। ठीक है, आइए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, आधे पे पहुंच चुके हैं, आधे सीरीज में यानी 30 क्वेश्चन में आप 15 पे पहुंच चुके हैं। 15वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सी चित्र श्रृंखला में विवान सुंदरम ने आधुनिक सभ्यता की विफलता पर टिप्पणी की है? इनमें से कौन सी चित्र श्रृंखला है जिसमें विवान सुंदरम जी ने आधुनिक सभ्यता की विफलता पे टिप्पणी की है, यानी कमेंट्स किया है, जिसको आज की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट। कमेंट को ही हिंदी में टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी करना, कमेंट्स करना। ठीक है, तो वो एक चित्र श्रृंखला है, बनाया है विवान सुंदरम जी ने चित्र श्रृंखला को, और उन्होंने आधुनिक सभ्यता के विफलता पर टिप्पणी की है उस किसमें? श्रृंखला में, चित्र श्रृंखला में। तो उस चित्र श्रृंखला का नाम क्या है? साइंस ऑफ फायर, द हाइट ऑफ माचू पिचू, डेथ ऑफ एन इंडियन किंग
या लॉन्ग नाइट, ये सभी जो है, ये जितने चारों हैं, ये सब विवान सुंदरम जी के चित्र श्रृंखला का नाम है। तो ये भी याद रखा रहिएगा कि ये चारों चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई है, विवान सुंदरम के द्वारा बनाई गई, ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता की विफलता पर टिप्पणी किया उन्होंने किस चित्र श्रृंखला के द्वारा। 15वां प्रश्न यही कह रहा है, और प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा लॉन्ग नाइट के द्वारा। किसके द्वारा, लॉन्ग नाइट चित्र श्रृंखला के द्वारा उन्होंने आधुनिक सभ्यता की विफलता पर टिप्पणी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए और बताइए कि 16 का जवाब क्या होगा। मेरे उत्तर से पहले आप उत्तर देते जाइए प्रश्न को पढ़ के, लेकिन हड़बड़ाहट में मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, क्योंकि सब प्रश्न एक से एक नए हैं, अपने आप में चुन के बनाए गए हैं, ठीक है। तो साथियों, आपका प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि किस आधुनिक कलाकार का गायब होना आज भी रहस्यमय बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एक आधुनिक कलाकार हैं जो गायब होना आज भी उनका रहस्यमय बना हुआ है। मतलब 1939 में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो उसके बाद जो है कुछ दिनों तक अपने कला के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, और उसके बाद अचानक से वो एक दिन भ्रमण के लिए निकले। वो दिन था 1999 का, यानी 1999 का वो साल था, जिस साल वो सुबह भ्रमण के लिए अपने घर से निकले और फिर लौट के नहीं आए। यानी उस आधुनिक कलाकार को गायब होना एक रहस्य बन गया है, और आज तक उसके बारे में पता नहीं चला। और वो BHU के, आपको बता दूं, मूर्तिकला और थीक के जो है नियुक्त हुए थे प्रोफेसर वहाँ आर्ट और क्राफ्ट के, और वहाँ नियुक्त थे बनारस में वो। और 1999 में वो जो है एक भ्रमण के लिए निकले, और वहाँ से वो फिर लौट के नहीं आए, जो आज भी रहस्यमय बना हुआ है। तो कौन है वो, बलबीर सिंह कट, ललिता कट, सुबोध गुप्ता या रामकिंकर बैज। किस आधुनिक कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बलबीर सिंह कट की, ठीक है। बलबीर सिंह कट, जिन्होंने मूर्ति के क्षेत्र में अपनी एक से एक बेहतरीन ख्याति दी, लेकिन इस कलाकार ने 1999 में जब भ्रमण के लिए अपने घर से निकले तो उसके बाद लौट के नहीं आए, जो कि आज भी उनके गायब होने का रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कहाँ चले गए, ठीक है। इसलिए जब भी आप उनके बारे में देखिएगा, पढ़िएगा, तो उनके मृत्यु का डेट आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उनके जन्म का डेट ही आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, और 17वें प्रश्न का क्या कहना है साथियों। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है बनराज नहीं है, बन राजा है। देखिएगा, एक जो है आपका मात्रा छूट गया है, बन राजा 2 किस कलाकार द्वारा बनाया गया प्रमुख शिल्प है। बन राजा 2 यानी बन राजा सेकंड किस कलाकार द्वारा बनाया गया प्रमुख शिल्प है, ठीक है। यह है आपका प्रश्न संख्या 17, कह रहा है कि बन राजा 2 किस कलाकार द्वारा बनाया गया प्रमुख शिल्प है। मीरा मुखर्जी के द्वारा, अंजलि इला मेनन के द्वारा, मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा या अर्पिता सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये है आपका 17 नंबर प्रश्न। चलिए, सुपर संडे मैराथन सीरीज के 30 प्रश्नों की सीरीज में आप 17वें प्रश्न पे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पीछे से आप अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल बेस्ट देते हुए आ रहे होंगे। अगर बेस्ट नहीं भी है तो ये खुश होइएगा आज देख के कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, जिसको बहुत केयरफुली हमको कई बार रिपीट करके पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमको आगे किसी कंपटीशन में अगर इस तरह से आए तो किसी तरह का सामना तकलीफ का ना हो। तो बन राजा, ठीक है, सेकंड किस कलाकार द्वारा बनाया गया प्रमुख शिल्प है ये। तो उन्होंने, किसने बनाया, मृणालिनी मुखर्जी ने। किसने बनाया, मृणालिनी मुखर्जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न के जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 18, कहना है आनंद कुमार स्वामी ने लगभग कितने विचारपूर्ण ग्रंथों की रचना, संपादन और संयोजन किया। कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं जब से आप कला की तैयारी पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, उन्होंने लगभग कितने विचारपूर्ण ग्रंथों की रचना, संपादन और संयोजन किया, ठीक है। उनकी संख्या लगभग कितनी है, 30 है, 60 है, 50 है या 70 है, ठीक है। तो यह है आपका प्रश्न संख्या 18, और आप
उम्मीद करता हूँ कि ड्रॉप कर रहे होंगे अपने प्रश्नों को, उत्तरों को फटाफट हमारे उत्तर से पहले अपने परफॉर्मेंस को देने के लिए। ठीक है, तो चलिए 18वें प्रश्न का उत्तर दीजिए और बढ़ते हैं आगे प्रश्नों का उत्तर देते हुए। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब है लगभग 60 ग्रंथों की रचना, संपादन और संयोजन आनंद कुमार स्वामी ने अपने पूरे जीवन में किया। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न का क्या कहना है ये देख लीजिए। 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है, किस आधुनिक कलाकार ने राजस्थानी जनजीवन पर सैकड़ों चित्र और रेखा चित्र बनाए? राजस्थानी जनजीवन पर सैकड़ों चित्र और रेखा चित्र, यानी सैकड़ों चित्र और रेखा चित्र दोनों बनाए राजस्थानी जनजीवन पर किस आधुनिक कलाकार ने? राम गोपाल विजयवर्गीय ने, सुरेश शर्मा, गोवर्धन लाल जोशी या भूरी सिंह शेखावत? ठीक है, तो कौन है वो आधुनिक कलाकार, ये आपसे 19 नंबर प्रश्न का पूछना है। 30 प्रश्नों की सीरीज में सुपर संडे रविवार मैराथन आपका चल रहा है। आपके थंबनेल पे भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन किया गया है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए हम लोग ग्रीन रहेंगे ताकि एक संदेश आ जाए हम सभी के बीच, आप सभी के बीच। आप भी जरूर भेजिए अपने संदेशों को, शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, और 19वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, राम गोपाल विजयवर्गीय। किसने? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 पे आप हैं। इसके बाद आपके पास 10 प्रश्न और है जिसमें से 9 का उत्तर मैं दूंगा और 30वें प्रश्न का उत्तर आप देंगे कमेंट्स के माध्यम से, वो आपके लिए सवाल बनाया गया है। ठीक है, लेकिन पहले बात करेंगे इस प्रश्न की, प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, राम गोपाल विजयवर्गीय का पहला चित्र किसमें प्रकाशित हुआ था? ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय साहब ने जो अपना पहला चित्र बनाया था, यानी पहली बार जो अपना चित्र उन्होंने बनाया था, वो प्रकाशित हुआ था किसमें? विशाल भारती में, धर्मयुग में, नया समाज या मॉडल रिव्यू? ये सब पत्रिकाएं हैं, ये या पत्रिकाएं या पेपर जो भी कह लीजिए, लेकिन उसमें प्रकाशित हुआ था। इसमें से किसी एक में प्रकाशित हुआ था राम गोपाल विजयवर्गीय, जो कि राजस्थानी कलाकार हैं, राजस्थान के कलाकार हैं, रहने वाले हैं, रहे थे। राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थानी कलाकार थे और उनका पहला चित्र किस में प्रकाशित हुआ ये पूछ रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितना दिख रहा है इन सब में उनका जो है चित्र प्रकाशित हो चुका है, लेकिन पहली बार जो चित्र बनाया वो किस में प्रकाशित हुआ, सवाल यहाँ ये है। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब होगा मॉडल रिव्यू में। किसमें? पहला चित्र जो उनका प्रकाशित हुआ मॉडल रिव्यू में, उसके बाद बाकी चित्रों का सिलसिला शुरू हुआ और इन सब में भी सभी में इन नीचे जो ऊपर दिख रहा है इसमें भी प्रकाशन होना शुरू हुआ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल रिव्यू में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न आपसे कह रहा है, भवानी चरण गुई का कौन सा चित्र चित्रों की जान मानी जाती है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। भवानी चरण गुई, उनका कौन सा इसमें से चित्र है जो उनके चित्रों की जान मानी जाती है? ठीक है, चित्रों में भी चित्रों की जान मानी जाती है। भवानी चरण गुई की कौन सा चित्र? शेष लीला, शकुंतला, दृश्य चित्र या कालिदास? ये सभी उन्हीं के बनाए हुए चित्र हैं, यानी भवानी चरण गुई के ही बनाए हुए चित्र हैं। लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि चित्रों में भी कौन सा चित्र है जो उनकी जान मानी जाती है, यानी चित्रों में भी चित्रों की जान मानी गई है, इसमें से कौन से चित्र उनके? ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न संख्या 21 और 30 प्रश्नों में आप 21वें पे हैं और कमेंट्स करते जाइए फटाफट, क्योंकि आप काफ़ी करीब हैं अपने सीरीज के सुपर संडे मैराथन के फाइनल सबमिट के, और उससे पहले आपका एक सवाल भी आपके सामने होगा। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, दृश्य चित्र, यानी उस चित्र का नाम ही है दृश्य चित्र। ठीक है, आगे बढ़िए।
22वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा कलाकार चित्रकला का निरंतर अभ्यास करने वाले राजस्थान के पहले चित्रकार थे। यानी चित्रकला का हमेशा अभ्यास करने वाले राजस्थान के पहले चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं। यानी निरंतर अभ्यास करते रहे। यानी हम कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कला के क्षेत्र में लिया और निरंतर अभ्यास की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कला बनाना शुरू किए और कला बनाते गए। ठीक है, लेकिन इसमें से एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने निरंतर का मतलब ये हुआ कि जब तक दुनिया में रहे अभ्यास करते रहे। राजस्थान के वो पहले चित्रकार थे। कौन थे? गोवर्धन लाल जोशी, भूर सिंह शेखावत, मोहन शर्मा या सुरेश शर्मा। ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 22। उत्तर आपके द्वारा कमेंट्स में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे। और इस प्रश्न का सही जवाब है भूर सिंह शेखावत। कौन थे वो चित्रकार पहले? भूर सिंह शेखावत थे। आइए 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। 23वें प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। 23वें प्रश्न का कहना है साथियों कि देवकी नंदन शर्मा के संग्रह में कितने पक्षियों के चित्र हैं। मतलब अपने जीवन में देवकी नंदन शर्मा ने जो चित्र बनाए तो उनके चित्रों के संग्रह में कितने पक्षियों के चित्र हैं। ठीक है, कितने पक्षियों के चित्र उनके संग्रह में संग्रहित हुए पूरे उनके जीवन में जो देवकीनंद शर्मा ने चित्र बनाए। ठीक है, क्योंकि पक्षियों का चितेरा इनको कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 1000 से अधिक, 1000 से कम, 1500 से अधिक या 1500 से कम। तो कितने पक्षियों के चित्र संग्रह देवकीनंद शर्मा के अपने संग्रह में थे, यह है आपका 23वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। तो चलिए कमेंट्स करते जाइए फटाफट, क्योंकि काफ़ी करीब चल रहे हैं आप अपने फाइनल सबमिट के आज के सुपर संडे मैराथन सीरीज के इस वीडियो में। और 23वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए। 1000 से अधिक संग्रह उनके पक्षियों के चित्र में देवकीनंद शर्मा के शामिल थे। ठीक है, आइए उनको मोरों का चित्र, मोर का चित्र आपको पता है मोर बहुत बनाते थे, मोर के काफ़ी चित्र उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आपके 24वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है किस आधुनिक कलाकार ने समुद्र में आते जाते जहाज़ों के लगभग 40 स्याही रेखांकन किए। समुद्र में आते जाते जहाज़ों के लगभग 40 स्याही रेखांकन किया उस आधुनिक कलाकार ने। उस आधुनिक कलाकार का नाम क्या भूर सिंह शेखावत है जिसने किया, भवानी चरण गुई ने किया, कृपाल सिंह शेखावत ने किया, या परमानंद, देखिएगा चायल नहीं है, परमानंद चोयल है। ठीक है, परमानंद चोयल ने किया। तो ये जो सभी कलाकारों का जो नाम है ये सब राजस्थानी कलाकार है, यानी वो राजस्थानी कलाकार हैं। अगर आपसे इस प्रश्न में इस तरह से भी पूछ सकता था कि वह राजस्थानी कलाकार जिन्होंने समुद्र में आते जाते लगभग 40 स्याही रेखांकन किए। ठीक है, यानी चित्र बनाए। इसका अपोजिट भी पूछ सकता है, मतलब उस कलाकार का नाम रख के और पूछ सकता है कि कितने स्याही चित्र बनाए, तो याद रखिएगा 40। लेकिन फिलहाल जो प्रश्न इसने किया है हमसे, उस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी, कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने किए? कृपाल सिंह शेखावत ने किए हैं साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न संख्या 25 को ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या पूछ रहा है 25वां प्रश्न हमारा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न पे हैं आप और प्रश्न का पूछना है सन 1955 से 1960 यानी 55 से लेकर 60 ईस्वी तक चोयल के चित्र किस तकनीक के होते थे। यानी परमानंद चोयल की बात कर रहे हैं। 1955 से लेकर 60 तक यानी इन 5 सालों के बीच में चोयल साहब के चित्र किस तकनीक के होते थे, यानी कौन से तकनीक के इस्तेमाल करके इन 5 सालों में उन्होंने चित्र बनाए। परमानंद चोयल साहब ने जो चित्र बनाए किस तकनीक में बनाए इन 5 सालों में, यानी 55 से लेकर 60 के बीच में। फ्रेस्को तकनीक में होते थे उनके चित्र,
वास तकनीक में होते थे, टेम्परा तकनीक में होते थे या इम्पेस्टो तकनीक में होते थे। ठीक है, तो चलिए आप 25वें प्रश्न पे हैं और इसके बाद आपके पास सिर्फ 4 प्रश्न हैं जो मैं बताऊंगा और आखिरी प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स के माध्यम से देंगे आज के सुपर संडे मैराथन सीरीज में। तो 1955 से 60 तक चोयल ने चित्र जिस तकनीक में उनके होते थे, यानी जिस तकनीक में उन्होंने चित्रों को संवारा इन 5 सालों में इस सन के, वो तकनीक था आपका इम्पेस्टो तकनीक। कौन सा तकनीक था? इम्पेस्टो तकनीक था साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न संख्या 26 पे हैं हम लोग और 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? योगासन चित्रण किस शैली की एक अपनी पहचान है? योगासन चित्रण किस शैली की एक अपनी पहचान है? शेखावटी शैली की, अलवर शैली की, कोटा शैली की या नागौर शैली की? ठीक है, तो प्रश्न बताइएगा कि आज के इस सुपर संडे मैराथन सीरीज में आपके प्रश्नों की सीरीज कैसी दी गई है और आपने पूरा वीडियो वॉच किया है कि नहीं, ये तो आप ही जानेंगे, मैं सिर्फ कह सकता हूँ। ठीक है, तो योगासन चित्रण जिस शैली की एक अपनी पहचान है, उस शैली का क्या नाम है? उस शैली का नाम है अलवर शैली। क्या नाम है? अलवर शैली। ठीक है, आगे बढ़िए। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न, कहना है प्रश्न का, मीर बख्श किस शैली के मुख्य चित्रकारों में से एक थे? मीर बख्श मुख्य चित्रकारों में से एक थे, लेकिन कौन सी शैली के? शेखावटी शैली के, बीकानेर शैली के, कांगड़ा शैली के या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो सवाल यहाँ है मीर बख्श किस शैली के मुख्य चित्रकारों में से एक थे? ऑप्शन है शेखावटी, बीकानेर, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर रहे होंगे मेरे उत्तर से पहले, और आज के सुपर संडे मैराथन सीरीज आपको बेहद पसंद आएगी हमेशा की तरह। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा 27वां का, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई ऐसी शैली नहीं है ऑप्शन के अनुसार जिसमें मीर बख्श मुख्य चित्रकार के रूप में एक थे। जिस शैली में मीर बख्श मुख्य चित्रकार के रूप में थे, उस शैली का नाम है उड़ियार शैली। क्या नाम है? उड़ियार शैली। याद रखिएगा, तो वो ये ऑप्शन में है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन किस शैली में है? उड़ियार शैली के वो चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वें प्रश्न की तरफ हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि राजा रवि वर्मा ने किनके चित्रों को देखकर ही महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था? यानी इनसे पहले उस कलाकार ने चित्र बनाया था महाराणा प्रताप का, लेकिन राजा रवि वर्मा ने उनके चित्रों को देखकर महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। तो कौन थे वो कलाकार जिनके चित्रों को देखकर वर्मा साहब ने जो है महाराणा प्रताप का चित्र बनाया? क्या वो कुंदन लाल मिस्त्री थे, भूर सिंह शेखावत, सौभाग्यमल गहलोत या ज्योति स्वरूप? ये है 28वां प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न और जिसका उत्तर मैं बताऊंगा, लेकिन 30वां प्रश्न आपके लिए है, वो आप बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसका उत्तर देखने के बाद। तो 30 प्रश्नों की सुपर संडे सीरीज में आप करीब हैं काफ़ी अपने फाइनल सबमिट की तरफ कि कितना आज फाइनल कंप्लीट करेंगे आप। और 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा ए, कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया था महाराणा प्रताप का चित्र और राजा रवि वर्मा ने उन्हीं के चित्रों को देखकर महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो आपके लिए पूछा जा रहा है, इसके बाद आपका सवाल आएगा जो आपसे पूछा जाएगा, उत्तर आप कमेंट्स में देंगे। लेकिन पहले 29 नंबर प्रश्नों के सुपर संडे मैराथन सीरीज के 30 सीरीजों में
29वें प्रश्न का पहले जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट किस कलाकार को कहा जाता है? ठीक है, द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस कलाकार को कहा जाता है? द मास्टर ऑफ नेचर यानी नेचर, समझ रहे हैं ना, नेचर यानी प्रकृति का, ठीक है, किस कलाकार को कहा जाता है? ज्योति स्वरूप को, कृपाल सिंह शेखावत को, देवकी नंदन शर्मा को, या भूर सिंह शेखावत को? आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि किस कलाकार को द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न, और आप 30 प्रश्नों की सीरीज में फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं। इस प्रश्न के साथ आपका फाइनल सबमिट होगा और जो 30वां प्रश्न है वो भी आप उत्तर दे लेंगे, आपका फाइनल सबमिट वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि होगा क्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा देवकी नंदन शर्मा को। ठीक है, द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट जिस कलाकार को कहा गया उनका नाम है देवकी नंदन शर्मा। तो चलिए बताइएगा साथियों, सुपर संडे मैराथन का आज का वीडियो आपको कैसा लगा और उसमें बताए गए प्रश्न कैसे लगे, और आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं ये जरूर बताइएगा। और आइए एंट्री करते हैं छोटा करके आपके सवाल पे। सुपर संडे मैराथन सीरीज में जो आखिरी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो आपके सामने है, प्रश्न संख्या 30। आपका सवाल आपके सामने है और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। संडे मैराथन आर्ट में कह रहा है कि किस कलाकार ने घोड़े को चित्रित करने से पहले विश्व भर में पाए जाने वाले विभिन्न नस्लों के नर व मादा यानी मेल और फीमेल घोड़ों के शरीर की परख करने के बाद ही रेखा चित्र बनाए। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है, मजा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से एक कलाकार है जिन्होंने घोड़े के चित्रण करने से पहले, यानी उन्होंने जब घोड़े की चित्रकारी करने की मन में ख्याल आया, यानी करना शुरू किया, शुरू करने से पहले उन्होंने विश्व भर के जाने वाले विभिन्न नस्लों के, यानी हर नस्ल के नर और मादा घोड़ों के शरीर की परख से आशय यहाँ उनके रंग ढंग, नस्ल, उनके तौर तरीके, बनावट, हर चीज़ से है यहाँ पे परख का मतलब शरीर के। ठीक है, करने के बाद ही उनका रेखा चित्र उन्होंने बनाया था। कौन है वो कलाकार? क्या उनका नाम राम जायसवाल है? क्या उनका नाम सुरेश शर्मा है? क्या उनका नाम देवकी प्रसाद शर्मा है या परमानंद चोयल? तो ये है आपका सवाल जो आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। इस सुपर संडे मैराथन सीरीज में 30 प्रश्नों की सीरीज में 29 का जवाब मैंने दिया है। आपसे पहले कमेंट्स के नहीं दिया, आपसे बाद में दिया, लेकिन देखता हूँ कि कितना उसमें आप सही करते हैं और इसको कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के माध्यम से सही करते हैं, ये देखना है। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तरों को दीजिएगा। सुपर संडे मैराथन में ये सवाल बिल्कुल बहुत ही शानदार है और ज़रूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज आपके समक्ष। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, और एक बार और आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।